बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों का आज लेक्चर है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका टॉपिक का नाम वेसल वॉल डिफेक्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर का क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे वेसल वॉल डिफेक्ट, जिसके अंदर तफसीली गुफ्तगू होगी, डिस्कस करेंगे हम लोग वेसल वॉल डिफेक्ट। इसमें क्या है, क्या वजह होती है, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उनके इंटरनल लेयर जो है, जो कि एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है, वो अगर डैमेज हो जाए तो फिर क्या रोल प्ले होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटलेट क्या रोल प्ले करते हैं और क्लोटिंग फैक्टर के साथ कैसे उनको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक तो कंजेनिटल हो सकती है और दूसरी एक्वायर्ड हो सकती है। कंजेनिटल में हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें फर्दर तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि हेरिडिटरी टनल जैक्टेसिया सिंड्रोम हो जाता है, टनल जिसको हम लोग का मतलब दूसरे अल्फाज में कहा जाता है कि ओसलर वेबर रैंडो सिंड्रोम। जिसके मतलब हम लोग डिटेल में कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी डेफिनेशन है वो है abnormal ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि इसमें बताया गया कि कुंजेंटल और एक्वायर्ड। कुंजेंटल में हम लोग देख रहे हैं कि हेरिडिटरी टनल जैक्टेसिया सिंड्रोम, इसमें क्या है कि ये एक abnormal ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इससे पहले दो चीज़ें जहन में रख लें कि पहले नंबर पे ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या चीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ ये और एक ये, ठीक है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसे इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन जेनेटिक डिफेक्ट हो, अगर स्ट्रक्चरली प्रोटीन जेनेटिक डिफेक्ट हो तो उसे ऑटोसोमल डोमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। इनहेरिटेंस होता है। अगर इंजामेटिक प्रोटीन जेनेटिक डिफेक्ट हो तो उसे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। अब हेरिडेटरी टनल जैक्टेसिया सिंड्रोम है, इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरली प्रोटीन डिफेक्ट है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इसके जो जीन है वो दो तरह की प्रोटीन बनाते हैं। पहले नंबर पे एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, दूसरा इंजामेटिक प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसा कि जर्नली अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो जीन दो तरह की प्रोटीन बनाता है, एक बनाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा इंजामेटिक प्रोटीन, ठीक है। अब स्ट्रक्चरली प्रोटीन अगर डिफेक्ट आएगा तो उसको कहा जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर इंजामेटिक प्रोटीन डिफेक्ट आएगा तो उसको ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये सबसे मेन चीज़ हम लोगों ने ज़हन में रखनी है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स। ये कंजेनिटल में आते हैं, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट में दो चीज़ें मौजूद हैं। पहले नंबर पे मार्फन सिंड्रोम और दूसरे नंबर पे ईडीएस, जिसे कहा जाता है एहलर डेनलोस सिंड्रोम, ठीक है। ये भी मार्फन सिंड्रोम और एहलर डेनलोस सिंड्रोम, ये भी जेनेटिक डिफेक्ट हैं। अब मार्फन सिंड्रोम क्या चीज़ है, इसके मतलब क्या है कि हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। मार्फन सिंड्रोम जो है ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहा जाता है, जीन डिफेक्ट डिसऑर्डर है। अब इसमें जो डिफेक्ट आ रहा है, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं इसमें। पहले नंबर पे है फेब्रिन जेनेटिक जीन डिफेक्ट और दूसरा नंबर पे लूज कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट। अब फिब्रिन जीन डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि फिब्रिन का क्या रोल होता है। वो फिब्रिन का मेन जो रोल है वो प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है, आपस में बाइंड करवाती है ऐसे, ठीक है। उनको पहले तो वो इकट्ठे हो जाते हैं अपनी जगह पे आके, ठीक है, एग्रीगेट कर जाते हैं, लेकिन एग्रीगेशन के बाद उनको आपस में लिंक करवा रहा था, क्रॉस लिंकिंग जो करवाती है वो फिब्रिन करवाती है,
ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे लूड्स कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें मार्फन सिंड्रोम के अंदर मौजूद होती हैं क्योंकि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिसऑर्डर होता है। अब इसके क्लिनिकल फ़ीचर की बात की जाए तो क्लिनिकल फ़ीचर में हम लोग देखेंगे, एक तो पहले नंबर पे बॉडी जो है वो टॉल मिलेगी, दूसरे नंबर पे आर्म स्पेन जो इसका ग्रेटर देन द हाइट होएगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि हाई आर्च्ड पैलेट होएगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है हम लोगों ने जेहन में रखनी है वो है लेंस डिसलोकेशन, ठीक है। अब लेंस डिसलोकेशन जो है वो अगर तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी तो फिर हम लोगों ने ऑटोमेटिकली जेहन में रखना है कि ये मार्फन सिंड्रोम है। अगर तो उसकी डिसलोकेशन जो है वो डाउनवर्ड होगी तो डिसलोकेशन लेंस की डिसलोकेशन अगर डाउनवर्ड होगी तो फिर उसको होमोसिस्टेन यूरिया कहा जाता है, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस है, अगर डाउनवर्ड होगी तो होमोसिस्टेन यूरिया होगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन होगी तो उसमें मार्फन सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जांपल है। फिर उसके बाद नीमोथोरैक्स इसका क्लिनिकल फीचर है, और उसके बाद एओर्टिक वॉल रेगर्जिटेशन होगी, और उसके बाद ब्लीडिंग टेंडरनेस होनी शुरू हो जाएगी, सही है। अब ये जो लेंस डिसलोकेशन है ये इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें है एहलर डेनलोस सिंड्रोम, ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या है कि ये एक वीकनेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, फिर इसमें हम लोगों को हाइपर एक्सपेंडिबल जॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को लास्ट में हम लोग कनेक्टिव कंजेंटल की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को एक और स्टेज मिलेगी, उसे ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहा जाता है, ठीक है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है उसमें क्या हम लोगों को मिलेगी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कैसे कहते हैं कि विदाउट ट्रॉमा जो फ्रैक्चर हो, ठीक है। उसमें क्या है कि ब्लू स्क्लेरा मिलेगी, दूसरे नंबर पे उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये थी कंजेंटल के मतलब डिटेल। फिर उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड के मतलब, ठीक है। एक्वायर्ड क्या चीज़ है, एक्वायर्ड में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहले नंबर पे है वेस्कुलाइटिस, दूसरे नंबर पे है ड्रग्स, वेस्कुलाइटिस, ड्रग्स, स्कर्वे, स्नेल परपरा। अब ये चार चीज़ें, चार पॉइंट हैं, इसमें चार फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले नंबर पे जो वेस्कुलाइटिस है, वेस्कुलाइटिस क्या है, जो कि आम वर्ड में हम लोगों को सिंपल वर्ड में हम लोगों को पता है, जैसा कि वेसल इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वेस्कुलाइटिस हम लोग कहा जाता है कि किन वजूहात की वजह से ये हो सकती हैं। पहले नंबर पे है तो इन्फेक्शन, दूसरे नंबर पे ऑटोइम्यून। इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद इन्फेक्शन अगर ग्राम नेगेटिव की वजह से होगा या फिर रेक्टेसिया की वजह से बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया जो कि वेसल वाल को इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद ऑटोइम्यून इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या है कि पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रग्स की अगर बात करेंगे तो हम लोगों को स्टीरॉयड्स मिलेंगे, और इसके बाद सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है एंटीबायोटिक होता है, ये इन्फेक्ट करता है, ये इसको वेसल वाल के अंदर डिफेक्ट काज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर स्टीरॉयड्स की बात करें, अगर एक्सेस अमाउंट में हम लोगों के बॉडी के अंदर वेसल वाल के अंदर चले जाए स्टीरॉयड्स, तो ये वेसल वाल डिफेक्ट काज करते हैं। फिर उसके बाद आगे स्कर्वे में विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन सी डेफिशिएंसी अगर होगी तो फिर उसमें वेसल वाल डिफेक्ट है, ब्लीडिंग स्टॉप होने का नाम नहीं लेगी। इसमें विटामिन सी का जो मेजर फंक्शन है वो होती है कि वेसल वाल को मेंटेन कर रखती है। फिर उसके बाद स्नाइल परपरा आ जाता है, जिसमें कि ओल्ड एज, जैसा कि इन एडवांस एज ड्यू टू स्लोइंग बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ रिपेयर कांट पेस अप विद प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शंस, इट इज़ बिनाइन कंडीशन। तो ये थे चार फैक्टर जो कि एक्वायर्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो इंशाल्लाह आप तक जल्द से जल्द
पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो काइंडली आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद आप कोई अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।